तो एक मिडिल क्लास लड़का या लोअर मिडिल क्लास में है तो उसकी कौन सुनेगा। तो एफआईआर में 2-2 महीनों के नाम बच्चों के नाम है, वो भी वायलेंस कर लेते हैं। 2 महीने के बच्चे जो खुद का हाथ नहीं हिला पाते, उनके नाम में, कुत्तों के नाम में है एफआईआर में। अच्छा, बच्चे पैदा करके और उसके बाद उन्हें कूटा की कुरान पढ़, हस्बैंड को भी कूटा की कुरान पढ़, कुरान पढ़ना पड़ेगा और धर्म परिवर्तन करो। अच्छा, ये जो लॉ है ये हिंदू मैरिज एक्ट में है या मुस्लिम्स में भी काम करता है? तो हिंदू लड़कों के साथ ये बर्बरता हो रही है और कट कौन रहा है यही हिंदू, मर कौन रहा है यही हिंदू। और हम आज भी इनको सिर्फ वोट बैंक बना करके यूज कर रहे हैं, इनके नाम का वोट खा रहे हैं लेकिन इनकी मदद नहीं कर रहे। तो मतलब लड़का मर जाए तो एफआईआर भी नहीं लिखेंगे, मतलब फिर लड़के पैदा क्यों कर रहे हो? मार डालो, लड़का पैदा हो उसे मार डाला करो तभी। तो आप ये सोचो, जैसे बोला जाता है कि विमेन भी आगे बढ़े अपने मतलब करियर में, तो आगे जाके लोग डरेंगे नहीं उनको हायर करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए कंपनी में, कि कल को कहो हम पे इल्ज़ाम ना लग जाए। एक महिला ने बोला था कि मैंने सपने में देखा कि ये लड़का मेरा रेप करने वाला है, वो पहुंच गई थी पुलिस स्टेशन। जेंडर्स को जब डिवाइड करेंगे तो इनके बीच में खूब लड़ाई होगी, जब खूब लड़ाई होगी तो दुगना सामान बिकेगा। ये सब सारी चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। कि मान लीजिए अगर आपको लॉ मिनिस्टर बनाया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कितने कानून बदलना चाहेंगे? लेकिन विडंबना है कि हम सब सो रहे हैं, आज भी हम इस पे जागे नहीं। अगर हम महिला की राइट्स की बात करते हैं तो क्या पुरुष की राइट्स की बात करना मतलब कोई गलत है, गुनाह कर रहे हैं? अगर हम पुरुषों की राइट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ? अगर इस देश में पेड़ पौधों की सुनवाई होती है, कीड़े मकोड़ों की सुनवाई होती है, महिलाओं की सुनवाई होती है, बच्चों की सुनवाई होती है, कुत्तों की तक सुनवाई होती है, तो पुरुषों की सुनवाई होने में क्या दिक्कत है? ये नहीं समझ आया। अमन बैसला नाम का लड़का जो रोहिणी में मर गया, 22 साल का लड़का था, कोविड के समय मरा था। उस टाइम 5 लोग नहीं इकट्ठे खड़े हो सकते थे, 6,000 लोग इकट्ठा हुए थे। मैंने नहीं इकट्ठा किए थे, गुर्जर समाज में बहुत एकता है इसलिए 6,000 लोग आए थे, तब एफआईआर लिखी गई थी लड़के के मरने की। तो मतलब लड़का मर जाए तो एफआईआर भी नहीं लिखेंगे, मतलब फिर लड़के पैदा क्यों कर रहे हो? मार डालो, लड़का पैदा हो उसे मार डाला करो तभी। या कि लड़कों को कहो कि भैया किसी और जाकर के कहीं और रह ले। भारत में उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और ये जो सुनियोजित जो चाल के बारे में आपको बताया है, उसमें भारतीय पुरुष को बदनाम करना उनका परम एजेंडा है। सबसे पहला एजेंडा है कि भारतीय पुरुष को वाइफ बेटर, मतलब वो सुबह उठता है, हंटर उठा लेता है, ऑफिस जाने से पहले हंटर मारता है, फिर दोपहर में माँ बाप मार देते हैं लड़के के, अगर माँ बाप मरे हुए हैं तो भाई बहन मार देते हैं लड़के के हंटर, फिर शाम को वो ऑफिस जाता है, फिर 2 हंटर मारता है, फिर रात को 4 हंटर मारता है। बस यही एक छवि दी हुई है। और जो पुरुष घर के अंदर है वो हंटर मारते रहते हैं और जो सड़क पे है वो रेप करते रहते हैं, जो महिला मिले उसका रेप कर देते हैं। बस यही काम है पुरुषों का। ये छवि बनाई हुई है हमने इंटरनेशनली। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अपनी एडवाइजरी में ये लिखा था, डोंट गो टू इंडिया अदरवाइज यू विल बी ट्रैप्ड इन फेक केसेस। ये एडवाइजरी में लिखा है। ये एडवाइजरी में लिखे थे। कितनी शर्म की बात है। एक तरफ से हम भारत में इन्वेस्टमेंट मंगा रहे हैं कि जी भारत में आइए, इन्वेस्ट करिए, आपकी कंपनी आए, और हम भारतीय पुरुषों को या भारत के सभी लोगों को हम कहते हैं कि पढ़ो लिखो, खूब पढ़ो लिखो, और पढ़ लिख करके हमारे एजुकेशन अच्छा होगा, आप बाहर जाके काम कर सकते हो। यहाँ काम करने के बाद जब उनके विवाह हो तो फिर उसके बाद उनके ऊपर ये केसेस डल जाए और फिर उनके बच्चों को उनसे दूर किया। मैं भरा हुआ ईमेल, मेरे बच्चे को दूर दूर कर दिया है, मैं कनाडा से हूँ, मैं इटली से लेकिन हूँ, अभी मैं जैसे यहाँ से आपने ये हूँ। चीज़ें बताई कि मतलब बड़े बड़े एंकरों के साथ ये हुआ है ना, कोई नहीं छूटा ना छूटेगा, फॉर एग्जाम्पल, है कोई ना। नहीं, तो कोई आप नहीं। ये बताइए, जब इन लोग के लिए आवाज़ नहीं उठ रही है तो एक मिडिल क्लास लड़का या लोअर मिडिल क्लास में है तो उसकी कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा उसकी, वो क्या करे? यूनाइटेड, जब तक आप लोग यूनाइट नहीं हो गए तब तक ऐसे चलता रहेगा, लेकिन मरते रहोगे, लेकिन कटते लेकिन एक रहोगे। चीज़ और आपने कही थी शुरू में कि आपने एक लड़के को समझाया था कि ऐसे मरो मत, अगर तुम्हारे पास सबूत है, वो जो फाउंडर था कंपनी का, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि अतुल सुभाष को भी यही लग रहा था कि मेरे पास सफिशिएंट सबूत है हाँ, कि मैं अपनी लड़ाई जीत लूंगा न्याय के बेस पे, ठीक है। लेकिन एंड में उसको अपनी जान देनी पड़ी। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या लड़कों को जान देना ही पड़ेगा या
ये सही रास्ता है या गलत रास्ता है, और गलत है तो फिर कैसे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आप खुद कह रहे हो इंसाफ तो ऐसे मिलने वाला नहीं है। देखो, कभी भी करे क्या व्यक्ति? सुसाइड सोल्यूशन नहीं है। हम्म, मैं हमेशा बोलती हूँ स्पीक अप मैन। सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करिए, बोलना शुरू करिए। जब आपके साथ पहले दिन कुछ गलत होता है तो बोलना शुरू करिए, वोकल होना शुरू करिए, हर मीडिया पे लिखना चाहिए। दूसरे लोग आप देखिए महिलाओं को, वो कितनी चीज़ों को एक्सप्रेसिव होती है। महिलाएं बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, पुरुष छुपाता रहता है, दर्द अपने अंदर ही रखता रहता है। तो आप बोलना शुरू करिए, बोलना ही नहीं शुरू करिए। आप, जब मैं जाती हूँ नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू या दूसरे मैं जगहों पे जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ बहुत सारी महिलाएं धरने पे बैठी हुई खूब रो रही हैं, विधवा विलाप चल रहा है। तो पुरुषों को भी तो आगे आना चाहिए। अगर उनके साथ प्रताड़ना होती है उनको भी बाहर आना चाहिए, उनको भी बाहर निकलना चाहिए। लेकिन पुरुष क्या है ना, वो ब्रेड अर्नर है, वो हमेशा प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर की भूमिका निभाता रहता है। वो बाहर ही नहीं आता, वो अपनी बात कहता ही नहीं है, दम घुटता रहता, और इसीलिए हार्ट अटैक का मरीज होता है। आप, एक एनालिसिस आया था जिसमें सबसे ज्यादा पुरुषों के हार्ट अटैक होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी भावनाएं एक्सप्रेस नहीं करते, वो रोते ही नहीं, क्योंकि हमने स्टीरियोटाइप्स बना दिया, तुम पुरुष हो तुम रो नहीं सकते, तुम नहीं रो सकते। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा होता है, गर्लफ्रेंड दूसरे के साथ घूम रही होती है और बॉयफ्रेंड उसके आंसू बहा बहा पागल हो रहा होता है कि यार ये किसी और के साथ चली गई, किसी और के साथ मेरे पास ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 8-8 10-10 साल एक लड़की के साथ रहे और अब वो कहीं चली गई, बेटर कोई लड़का मिल गया। वो बोलते हैं यार मैडम मेरे को टिश्यू की तरह यूज़ किया, मेरा सारा पैसा लिया, मेरे सारे जितने भी संबंध थे वो भी खराब कर दिए, मेरे माँ बाप छुड़वा दिए, मैं सब कुछ, मैं अकेला हो गया और अब ये मुझे छोड़ के चले गई दूसरे लड़के के साथ, मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं क्या करूं? तो लड़का तो कुछ नहीं कर सकता, लड़की तो तुरंत बलात्कार डालती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़कों का तो कभी बलात्कार डाल नहीं सकते क्योंकि मेल रेप के ऊपर तो हमने कभी बात ही नहीं करी, हमने कभी चिंता नहीं। ये लड़के सबसे पहले बोलना सीखे, पेटिशंस फाइल करें। मैंने तो ऑलरेडी पेटिशन फाइल की हुई है, एक और पेटिशन प्लान कर रही हूँ फाइल करने की। पुरुष आयोग का गठन जल्द से जल्द हो, इसके ऊपर पेटिशन फाइल कर। सहयोग तो कोई नहीं देता, सहयोग की मांग करती हूँ लेकिन सहयोग नहीं मिलता। लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ, पुरुष भाइयों से ही, कि लड़ाई आपकी है, सहयोग दीजिए जिस प्रकार भी देना चाहें। अब आप पूछ रहे थे कि इनको अगर एंकर कभी नहीं बच पा रहा तो आम आदमी क्या करे? तो आप यूनाइट होइए ना। एंकर साहब भी ये समझें कि मैं अपने आप को खत्म करने के बजाय, मरने के बजाय, या दूसरे एंकर जो ये बताना चाहते हैं वो बताएं कि ऐसा मेरे भाई के साथ हुआ है, कल को मेरे साथ ना हो जाए। तो आवाज उठाना शुरू करिए, यूनाइट होना शुरू करिए। मैं इसीलिए मेल वोट बैंक बना रही हूँ। जिस दिन मेल वोट बैंक तैयार हो गया उस दिन रैट रेस ऑफ वुमन अपीजमेंट भी खत्म हो जाएगी। सभी पॉलिटिकल पार्टियां दौड़ रही हैं, चल नहीं रही हैं, दौड़ रही हैं कि कैसे हम महिलाओं की अपीजमेंट कर सकें। केजरीवाल साहब बस फ्री महिलाओं के लिए। अरे भाई, मेरे भाइयों ने क्या गुनाह किया है? यहाँ तक कि सीनियर सिटीजन्स जो है उसमें जो पुरुष है उनको तो दे देते हैं फ्री टिकट। अच्छा, आपने केजरीवाल जी की बात की, आपने उस समय नाम लिया रहा एनसीपी, कांग्रेस, भाजपा, तो इनके पास तो पूरा दिल्ली है, इनके पास कभी आप नहीं गए कि चलो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं? मैं दिल्ली के मालिक केजरीवाल जी के पास 4 बार गई हूँ, एक्सक्लूसिव मीटिंग, अच्छा। और वहां पर अपनी बात रखी है और हर बार उन्होंने निराशा दी। सबसे पहली बार जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे बोला था कि सर, दिल्ली के मालिक आप हैं और यहाँ पे एक पुरुष आयोग का गठन आप करिए दिल्ली में। दिल्ली की तर्ज में पूरे भारतवर्ष में पुरुष आयोग का गठन हो जाएगा। उन्होंने कहा मैडम मैं तो बिल्कुल करना चाहता हूं, लेकिन ना ये जो सेंटर में बैठे हैं ये लोग साथ नहीं दे रहे, बीजेपी साथ नहीं दे रहे। मैंने कहा सर दिल्ली में तो आप है ना, आप उनको छोड़िए, आप बनाइए ना सर। ठीक है, आपको अभी कार्यक्रम बताया था, उस कार्यक्रम के होने से पहले जो 2018 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम किया था जिसने हरि नारायण राजभर जी आए थे, उस कार्यक्रम में मैंने अरविंद केजरीवाल जी को मेल भेजी और जिसने मुझे आतिशी ने, जिसने मुझे अपॉइंटमेंट दी थी उनसे मिलने की, उनको भी कॉल किया और उनको बताया कि केजरीवाल साहब को बता दीजिए कि हम ऐसा कार्यक्रम करें। और वो कह रहे थे सेंटर साथ नहीं दे रही, तो सेंटर का ही एक MP साहब है इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, वो इस कार्यक्रम में आए और पुरुष आयोग को बनने में
मदद करे, उसका गठन दिल्ली में करे और खुद अपने हाथों से करे और उसका क्रेडिट भी वो खुद ही ले। मेरा कोई योगदान नहीं है, आप खुद ही क्रेडिट भी लीजिए सर। मैंने ये सारी बातें भी बताई थी उन्हें। आज तक तो नहीं बना, वो आए भी नहीं उस कार्यक्रम में। जो मैंने आपको 4 बोला था ना, वो चौथा वही थे। अच्छा। चौथे अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने नहीं सुना। दूसरी मुलाकात में मैंने बोला कि फेक केसेस के बारे में तो आपको बहुत ज्यादा पता है सर। आपके तो सारे मंत्रियों के ऊपर, सबके ऊपर महिलाओं ने आरोप लगा रखे हैं। तो या तो वो आरोप जो लगा रखे हैं वो सच्चे हैं, तो उन मंत्रियों को जल्दी बाहर निकालिए। एक ये बात है। या तो फिर अगर वो आरोप झूठे लगे हुए हैं तो इसके ऊपर खुल के बात रखिए। सही बात। और फर्जी केसेस होते हैं, इसके ऊपर खुल के बात करते हैं। आइए बैठे, खुल के बात करते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है, अन्याय है मेरे पुरुषों के साथ। तो बहुत अन्याय है। महिलाओं को यूज किया जा रहा है पुरुषों की आवाज बंद करने के लिए, तो बहुत अन्याय है। ये धर्मगुरुओं के साथ भी यही होता है। तो अरविंद केजरीवाल ने इस पे भी कोई बात नहीं दी, बोला हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरी बार मैं उनसे गई, पिता दिवस आने वाला था, तो मेरे को पिता दिवस, मैं अक्सर पिता दिवस भी मनाती हूँ। हाल में ही मैंने, हर साल ही पिता दिवस पे भी कुछ, और पुरुष दिवस दोनों मनाते हैं हम। तो उस टाइम पिता दिवस आने वाला था, तो मैं मिलने गई। तो मैंने बोला सर फंडिंग चाहिए, मैं तो ग्राउंड पे काम करती हूँ। तो सर आपको तो सब तरफ से फंडिंग आ रही है, तो सर आप हमें फंडिंग दे दीजिए। आप महिलाओं को इतना आगे बढ़ाते हैं तो हमें भी आगे बढ़ाइए। और मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है। और मैं ऐसे मुद्दे पे काम कर रही हूँ, कोई पैसा भी नहीं देता, कोई पैसा नहीं देता। सब CSR में ना महिलाओं के लिए काम करने के लिए पैसा मिलता है, पुरुषों के लिए काम करने के लिए, क्योंकि ये ना फॉरगॉटन जेंडर है, थर्ड क्लास जेंडर है। थर्ड क्लास, सेकंड भी नहीं है, फर्स्ट सेकंड तो नहीं है, थर्ड है। इनके लिए कुछ नहीं मिलता। तो मैंने बोला कि सर आप ऐसा करिए, मदद करिए। तो बोले फंडिंग तो हमें भी नहीं आती, हम आपको कहाँ से दे दें। तो मैंने बिल्कुल उसी टाइम बोला, मैंने सर शर्म आनी चाहिए आपको, ये बात बोलते रहे, दुनिया जहान जानती है आपको कितनी फंडिंग आती है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने अपना फोन चलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा यहाँ पे तो बोलने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी उस टाइम हमारे साथ घटना घटी है, जिसको मैं आज तक भी भूल नहीं पाई। उसकी वजह से मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। कहीं अगर आपका ये प्रोग्राम कोई देख रहा हो और केजरीवाल साहब तक पहुंचा दो, तो मेरा बहुत 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 आभार होगा। अच्छा। केजरीवाल जी से मिलने जब गई थी, तो उसी के पहले शायद किसी ने उनके ऊपर इंक डाली होगी, तो बहुत भयभीत थे वो लोग। तो उन्होंने ना मेरे पेन रख लिया, कहा कि नहीं मैडम आप कुछ नहीं ले जा सकते। पेन था मेरे पास क्योंकि मुझे कुछ लिखना था, तो उन्होंने कहा पेन नहीं ले जा सकते आप। तो मैंने कहा कि नहीं ये मैं पेन नहीं दे सकती। मैंने कहा मैं नहीं डालूंगी इंक, ये लिखित दे सकती हूँ, और मैं पढ़ी लिखी हूँ, और मेरे को ऐसा कुछ, मेरा तो जो बात करना है, मेरा जो एजेंडा है वो इस प्रकार का नहीं है कि मुझे वो पेन, मैं पागल नहीं हूँ, तो मैं नहीं डालूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैडम आप नहीं ले जा सकती हैं, बस नहीं ले जा सकते हैं, हम ये प्रोटोकॉल, हम आपको जाने ही नहीं देंगे अंदर। अब मेरे तो अपॉइंटमेंट थी, तो अपॉइंटमेंट इतनी मुश्किल से मिलती है, तो मैंने दे दिया उन्हें पेन। मैंने कहा भैया मेरे पिताजी का पेन है, घुमाना नहीं, तुरंत दे देना। मैं वहाँ पे सब मीटिंग करके आई, तो मुझे वो पिताजी, मेरे मरे हुए पिताजी ने मरने से पहले आखिरी उनकी निशानी थी मेरे पास। तो मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरा पेन उन्होंने रख लिया। मुझे कुछ दिया तो नहीं, 1 रुपया भी नहीं दिया, जिसके लिए मैं गई थी 1 रुपया नहीं दिया, बल्कि मेरे पिता की अंतिम निशानी उन्होंने रख ली अपने पास। ये गलत है, ये बहुत गलत है। मैं अपने लिए क्या मांगने गई थी? मैं तो इस देश के, या कहिए दिल्ली के ही लाखों पुरुष जो दिल्ली में रहते हैं, उनकी बात रखने गई थी, और उसमें क्या गलत है। और अगर मैंने इस काम को करने के लिए पार्लियामेंट के सामने, अपना जो मेट्रो स्टेशन है पार्लियामेंट के पास में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, वहां पे एक धरना किया था, जहाँ पे 350 लोग आए थे, के करीब 350-400 लोग थे, और BBC भी आया था उसको कवर करने के लिए। तो वहाँ पे हमने धरना किया, इस बात के ऊपर अपनी बात रखी सारी। और उसके बाद मैंने, जो मेरे पास प्लान था वो ये था कि हमने पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना है। तो मैंने ये उन लोगों से रिक्वेस्ट करी कि जो लोग भी नौकरी करते हैं वो सब लोग भाग जाए, क्योंकि हम पार्लियामेंट के सामने जो आएंगे तो हमारी अरेस्ट हो जाएगी शायद, तो इसलिए आप लोग नौकरी आप अपने खतरे में मत डालना। जब हम मार्च करते हुए पार्लियामेंट के सामने गए, प्लैकार्ड्स हमारे हाथ में थे, तो वहाँ पर धर लिया गया हमें। हमें तुरंत पुलिस आई और हमें चुप कराने लग गई। एक महिला थी, उसने धर दबोचा मुझे। अच्छा।
मुंह पे हाथ रख दिया कि चुप रहिए, बोल नहीं सकते आप। मैंने कहा कि प्रोटेस्ट करना तो संविधान में लिखा है, हम क्यों नहीं कर सकते प्रोटेस्ट? बोली यहाँ नहीं कर सकती, यहाँ तुरंत आपको जेल हो जाएगी। मैंने कहा तो मैडम हम कहाँ करें? हमने इंडिया गेट और ये क्या कहते हैं अपने जहाँ पे प्रोटेस्ट होती है, जंतर मंतर, आज़ाद मैदान, तमाम सब जगह, आज़ाद मैदान पे भी करके आई थी मुंबई। मैंने कहा और तमाम जगहों पे प्रोटेस्ट कर ली, कुछ हो तो रहा नहीं है, तुम सुन तो रहे नहीं हो। तो मैंने सोचा पार्लियामेंट सेशन चल रहा है अंदर, तो वहाँ सुन लेंगे आपके आका, आप लोगों के आका बैठे ना वहाँ पे, देश के सारा कानून वहाँ बनता है, देश के बुद्धिजीवी वहाँ बैठे हैं, हमारे बहुत पूजनीय लोग बैठे हैं अंदर, तो वहाँ तक हमारी वीडियो जाएगी तो कुछ बातचीत होएगी, तो शायद कानून में बदलाव आ जाए। तो उन्होंने मुझे तुरंत पुलिस वैन में घसीट के डाल दिया और वहाँ पर हम 12 लोग की उन्होंने डिटेन किया, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गए। वहाँ जी क्राइम ब्रांच वाले मिल गए जी, 3 लोग थे क्राइम ब्रांच के। उन्होंने जो ग्रिलिंग करी हमारी, इतनी मेरी ग्रिलिंग, अच्छा क्योंकि भाई ऑर्गेनाइजेशन की हेड तो मैं हूँ, तो मेरी बड़ी जबरदस्त ग्रिलिंग, इतनी ग्रिलिंग। और 2 बजे के करीब हम दोपहर में गिरफ्तार हुए थे। मैंने उसके बाद मेरा फ़ोन वगैरह कुछ चल नहीं रहा था क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे, डिस्चार्ज था, बड़ी सारी समस्याओं के बाद मैंने किसी तरीके से उसे चार्ज करके, मुझे याद भी नहीं कि कितने बजे, 3 बजे के आसपास शायद हमने ट्वीट किया कि जैसे ऐसे हमें डिटेन किया। तो हमारे वेल विशर्स के फ़ोन आने लग गए, उनके हाई प्रोफाइल लोगों के फ़ोन आने लग गए कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें छोड़ दो। तो वो हमारी ग्रिलिंग कर रहे, रात के 11:30 बजे उन्हें मुझे छोड़ा। अच्छा। हुआ ये कि 7 बजे तक तो इनके इतने कॉल्स आ गए थे, 6:30-7 बजे तक, कि इन्होंने मुझे कहा कि बरखा जी आप तो जाइए। अच्छा। क्योंकि इन्होंने ऐसा बोला था मुझे, क्राइम ब्रांच वालों ने, आपको तिहाड़ जेल में सड़ा देंगे। मैंने कहा सड़ा दो, हमें नहीं डर लगता, सड़ा दो लेकिन बदलाव आएगा, लिख के दो। ऐसे नहीं सड़ेंगे, लिख के दो, बदलाव आएगा। ऐसे ही जब स्वाति मालीवाल ने कहा था ना अरेस्ट कराओ, या ये अपने उनके जो कई बार ये जो राघव चड्ढा है या ये सौरभ भारद्वाज, इन्होंने भी कहा था अरेस्ट करो बरखा त्रेहन को, तो इन सबको भी मैंने लिखा हुआ है, हाँ जी करवाओ ना अरेस्ट, हमने कब रोका, करवाओ अरेस्ट। तिहाड़ जेल में जाने से हम नहीं डरते, लेकिन डलवाओ तो सही, तुम लोग दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्ट करो और डलवाओ जेल में। तो इसलिए मैं इनको भी यही बात बोल रही थी। तो इन्होंने, क्राइम ब्रांच वालों ने बोला कि तुम पार्लियामेंट उड़ाने आई थी। मैंने बोला सर पार्लियामेंट बाहर से कैसे उड़ता है जी, अगर पार्लियामेंट उड़ाना हो तो मैं तो हजारों बार अंदर गई हूँ, वहां अंदर जाके उड़ा लूंगी पार्लियामेंट को। दूसरी बात सर, कसाब का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मेरी जैसी महिला जो आपको दिख ही रही है कितनी सादी सादी, हम तो एक मुद्दे पे काम कर रहे हैं, इस मुद्दे के लिए हम आए हैं यहाँ पे। मेरा आपको बैकग्राउंड चेक कर लो, मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या है मेरा, जो आप मतलब इस तरीके से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सब हो गया जब, तो उन्होंने 6-7 बजे बोला कि आप तो जाइए, क्योंकि आपको भी पता होगा सूर्यास्त के बाद महिला को पुलिस स्टेशन में नहीं रोकते। मैंने उन्हें कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, जब तक मेरे ये सारे भाई बाहर नहीं जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि मेरे जाने के बाद आप इन्हें कूटोगे, इन्हें परेशान करोगे, तो ये तो मुझे मंजूर नहीं है। तो जब ये पहले जाएंगे बाद में मैं जाऊंगी। वही हुआ, फिर ये हाथ थक हार के इन्होंने 11:30 बजे हमें छोड़ा, सबको छोड़ दिया। सबको छोड़ा। अब इन बिटवीन वो मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि तुम यहाँ हो? तो मैं उनसे पूछू आपकी बीवी को पता है कि आप मेरी ग्रिलिंग कर रहे हो और इस प्रकार कर रहे हो, जबकि मैं इस छोटे सा एक पूरी मुहिम है, और उस मुहिम के अंतर में हम आपसे सिर्फ और सिर्फ मांग क्या रहे हैं? हमारी क्या मांग है? एक आम महिला आपसे, एक माँ, एक मांग क्या रख रही है कि भारत में जेंडर न्यूट्रल लॉज हो जाए, सबके लिए समान कानून हो जाए, और एक पुरुष आयोग का गठन सरकार द्वारा हो जाए, एक पुरुष मंत्रालय का गठन। पहले तो अभी तो आयोग ही नहीं बना, मंत्रालय कब बनेगा? हमने तो मंत्रालय तक मांग रखा है, बना तो कुछ नहीं। अब बड़े सारे आते हैं लड़ने झगड़ने के लिए, बुद्धिजीवी जो अपने आप को बहुत समझते हैं वो आते हैं, राइट विंगर्स में भी बड़े बुद्धिजीवी आते हैं ये सवाल पूछने के लिए, पुरुष आयोग क्यों बनाना चाहिए? स्वामी सर तो बिल्कुल, सुब्रमण्यम स्वामी तो अगेंस्ट पुरुष आयोग बनना ही नहीं चाहिए, तो बड़े बुद्धिजीवी है ना इस देश में। वो कहते नहीं, तो मैं कहती हूँ फिर चलो महिला आयोग भी खत्म करो, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री भी खत्म कर दो, फैमिली वाला बना लो ना, सबके लिए बना लो, सब लोग आ जाएंगे। अगर उसका बन सकता है तो इसका क्यों नहीं बन सकता? और अगर इसका नहीं बन सकता है तो इसको डिसॉल्व कर दो,
फैमिली का बना दो जिसमें सब लोग आए। प्रताड़ना तो किसी भी के साथ हो सकती है, विक्टिम तो कोई भी हो सकता है ना, पुरुष भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी विक्टिम हो सकता है, महिला भी विक्टिम हो सकती है, बच्चा भी विक्टिम हो सकता है। हालांकि बच्चों का मंत्रालय है आपके पास, लेकिन सुनवाई किसकी होती है, पॉलिसी किसकी बनती है? बेटियों के लिए। बेटों की कोई सुनवाई नहीं होती। स्कूल ड्रॉप आउट्स बेटे होते हैं, क्योंकि बेटों को फाइनेंशियली घर को सपोर्ट करना होता है। चूल्हा तब जलता है घर का जब लड़का कमा के लाता है। ये आज की भी सच्चाई है। पत्नी चाहे जितनी मर्जी पढ़ी लिखी हो, बहुत अच्छा काम करती हो, बहुत अच्छे पैसे कमाती हो, वो उसकी अपनी जरूरतों के लिए होते हैं, उसके कपड़ों के लिए, उसके ब्यूटी पार्लर के लिए, उसके माँ बाप के लिए। वो घर में कंट्रीब्यूट बहुत कम करती हैं या ना के बराबर करती हैं। ये आप जो कह रहे हो इस पे आपको बहुत कुछ अभी सुनना कुछ पड़ेगा। नहीं, सुनने दीजिए, हमें मतलब सुनने ये आप की आदत डेटा है। से कह रहे हो या कैसे इसमें कह डेटा की क्या बात है? हम तो सभी परिवारों से मिलते हैं, हम तो ग्राउंड पे काम करते हैं। वो पुरुष हमें बताते हैं ईएमआई, वो फोटो अपनी एविडेंस दिखाते हैं, ईएमआई मैं दे रहा हूँ, बिजली का बिल मैं भर रहा हूँ। आप ही बात कर लीजिए, आप 100 पुरुषों से बात कर लीजिए, आप खड़े हो जाइए, आप पूछ लीजिए, 100 फैमिली वालों को बुला लीजिए, कल बुला लीजिए, सुबह कल दोबारा आ जाती हूँ। 100 लोगों को बुला लीजिए, पूछिए ईएमआई कौन देता है, बिजली का बिल कौन देता है, कार कौन चलाता है। हमें बराबरी तो चाहिए, लेकिन ड्राइवर कौन बनेगा? हस्बैंड। हमें कटोरा दे दो भीख मांगने के लिए, हम जाएंगे, हम मॉडर्न भिखारी हैं, सड़क पे नहीं मांग रहे, हम कोर्ट में जाके भीख मांग रहे हैं। बड़ी बड़ी एलिमनी चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। क्यों? हम उस आटे की चक्की का आटा नहीं खाते क्या जो पुरुष हमारा हस्बैंड खा रहा है? तो अगर वो काम करके कमा सकता है तो हम भी तो काम करके कमा सकते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, इवन अनपढ़ भी हैं, तो स्किल डेवलपमेंट, तो आप भी तो काम कर सकते हैं। क्यों चाहिए मेंटेनेंस? हम पैरासाइट जोक क्यों बना रहे हैं देश में? अगर ठीक है, रिलेशनशिप सार हो गया, नहीं रहना चाहते हम इकट्ठा, तो पहले कंपैटिबिलिटी बनाओ, रहो ना इकट्ठे। किसने मना किया? रहो। बॉस के नहीं सुनते अपने ऑफिस में, तो घर में माता पिता या पति की भी अगर कोई बात सुननी पड़ गई, तो कौन सा राई का पहाड़ बनाना तुम्हारे को क्यों बना दिया? पुलिस स्टेशन कॉल करोगे तो रिश्ते तो बेकार होंगे, खराब होंगे। कोर्ट कचहरी में जाओगे तो और बद से बदतर होंगे। तो ये तो तुमने जानते थे, जानबूझ के किया है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो लॉ है वो लॉपसाइडेड है। लॉ सिर्फ महिलाओं के लिए है, उनकी ही सुनवाई होती है। अच्छा, ये जो लॉ है ये हिंदू मैरिज एक्ट में है या मुस्लिम्स में भी काम करता है? देखिए, मुस्लिम में तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, कॉन्ट्रैक्ट तो मैरिज अल्टीमेटली होती बात है, यही हो गई ना कि यहाँ पे तो हिंदू ये ही भुगत सारी रहा है। मार हिंदू लड़कों के साथ ही है। तो वही तो मतलब एक प्रकार से देखिए, वैसे देखिए कानून के तौर पे तो सब सब बराबर होना बराबर चाहिए, है। लेकिन यहाँ पे एक तो क्या है, ये ग्राउंड टारगेट रियलिटी। लड़के हो रहे हैं, ऊपर से हिंदू लड़के हो रहे हैं, और ये देश भारत है। कल को अगर देखा जाए पूरी संस्कृति इसी तरह से नष्ट की जा रही है, बिल्कुल। हिंदू मैरिज एक्ट लॉ के नाम पे जो किया जा रहा, तो क्या वहाँ वहाँ पे नहीं होते रेप? वहाँ पे नहीं होते, वहाँ पे कोई दोषी नहीं होता, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल अलग ही लॉ चल रहा है, और यहाँ एक तरफा पीछे जा रहे हैं। तो आखिर ये टारगेटेड तो फिर हिंदू ही समझ में आ रहा है, बिल्कुल, हिंदू फैमिली। सिर्फ हिंदू फैमिलीज। मैं ये कह रही हूँ सबके लिए है, लेकिन वहां कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। दूसरा, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मायने यहाँ पे रखता ना। कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, यहाँ पर तो धमकियां मिलती हैं, डे 1 से धमकियां मिलती है। यहाँ हमने बहुत लिबर्टी दे दी, अपनी लड़कियों को इतनी लिबर्टी दे दिया है कि आप, तभी तो कहती है माय बॉडी माय चॉइस। कपड़े उतारो, रेप का आरोप लगाओ, और उसके बाद जब रेप का आरोप लगाते हैं तो उसमें भी कई महिलाओं को यूज किया जाता है, जो कि मुस्लिम्स महिलाओं को यूज किया जाता है, जो अमीर लड़के हैं अच्छा, हिंदुओं के, क्योंकि लड़के हिंदुओं के डर जाते हैं, वो डर के तुरंत पैसे दे देते हैं। ये भी एक बहुत जिहाद तो चल अगर रहा है। अगर अगर मान लीजिए कोई ये मुस्लिम, रेप जिहाद है। अगर कोई मुस्लिम फीमेल हाँ? हिंदू लड़के से शादी करती है तो हिंदू मैरिज एक्ट लग जाएगा? मतलब वो फिर चाहे तो पूरा ये कानून का इस्तेमाल कर बिल्कुल सकती है। बिल्कुल, वो पूरा इस कानून का ये इस्तेमाल। तो वहां भी गलत फायदा और होता जो लव जिहाद की आप बात करते हैं, मेरे पास तो रिवर्स लव जिहाद के केसेस भी हैं। है। अच्छा, जहां पे लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी करी हुई है, और उस मुस्लिम लड़की ने जब शादी करी इस लड़के के साथ, तब शुरू में तो बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम पसंद हो, मेरा प्यार, मेरा ये, मैं सर्वस्व मेरा तुम्हारे, मेरे, मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलूंगी, ये वो। शादी करने से लड़के ने पहले मना किया है कि नहीं मेरे को नहीं शादी करनी, तुम्हारा धर्म और मेरा धर्म अलग है, हम फ्रेंड्स में ठीक है। नहीं नहीं, मजबूर किया उससे शादी करने के लिए। और शादी करने के बाद क्या किया? बच्चे पैदा करके, और उसके बाद उन्हें कूटा कि कुरान पढ़,
हस्बैंड को भी कूटा कि कुरान पढ़ना पड़ेगा और धर्म परिवर्तन करो। नहीं तो फिर ये लॉ लगा दी। ये रिवर्स लव जिहाद है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब लड़कियों के साथ होता है ना, तब हम लव जिहाद के बारे में बात करते हैं। ये देखिए नेतागण आपको लव जिहाद के बारे में कितनी बात करते देखेंगे, लेकिन रिवर्स लव जिहाद के बारे में बात नहीं करते। रिवर्स इसलिए कह रही हूँ कि जब लड़कों के साथ होता है, हिंदू लड़कों के साथ होता है, तब भी उनके साथ नहीं खड़े। तो हिंदू लड़कों के साथ ये बर्बरता हो रही है, और कट कौन रहा है? यही हिंदू। मर कौन रहा है? यही हिंदू। और हम आज भी इनको सिर्फ वोट बैंक बना करके यूज कर रहे हैं, इनके नाम का वोट खा रहे हैं, लेकिन इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। तभी मैं बोलती हूँ कि जब इलेक्शन आए, तुम्हारे घर में किसी भी पार्टी का कोई नेता आए, तो तुम उससे पूछ लो कि जब मेरे बेटे पे, मेरे भाई पे, मेरे पिता पे ऐसी विपदा आएगी, तब क्या आप मेरा साथ देंगे? इस तरीके से बनेगी मेल वोट बैंक, जिसको मैं बनाने की भरसक कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों का साथ ये चाहिए। कहीं ना कहीं पूरी तरह वैसा ही दिख रहा है कि आपस में लड़वा मरवा दो, डिवाइड एंड रूल, कि मतलब पूरा नष्ट कर दो। ये तो बाहरी ताकतें भी इसमें बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं, बिल्कुल। और इनसाइड में भी जैसे जिन लोगों को लगता है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, संस्कृति को, ताकि एक प्रकार से कैप्चर किया जाए पूरे देश में, तो ये तो बहुत आसान, ये लॉ तो उधर भी काम आ जाएगा, उनके भी। देखिए इंटरफेरेंस ऑफ टू मेनी लॉज, इसकी वजह से ही डाइवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है सही। आज भारत का। और ये जेंडर डिवाइड, देखिए हमेशा से क्या किया गया है? डिवाइड एंड रूल। वो आज भी डिवाइड एंड रूल चल रहा है। जेंडर्स को डिवाइड किया जा रहा है। जेंडर्स को जब डिवाइड करेंगे तो इनके बीच में खूब लड़ाई होगी। जब खूब लड़ाई होगी तो दुगना सामान बिकेगा। ये सब फॉरेन फंडिंग से ये सारी चीजों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है, वो हिंदू फैमिलीज टूट रही हैं, फैमिलीज बिखर रही हैं, देश बिखर रहा है, और हम आज भी चुपचाप बैठे ये सब होते हुए देख रहे हैं। हमें स्थिति बद से बदतर होती जा रही, स्थिति भयावह होती जा रही है, लेकिन हम इसको शायद समझ नहीं पा रहे, या समझ रहे हैं तो भी आंख बंद करके बैठे हैं। मैंने तो आपको कितनी बार बता दिया, एग्जाम्पल्स के साथ बता दिया, इतने सारे केसेस बता दिए कि जो वो पशुपालक था, जो मैंने आपको बताया, जो हरियाणा में, कि उनकी वाइफ, मतलब गांव की भी एक महिला को पता है कि मार काट दो इसको, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा। एक एक सबको पता है, रेप केस डालो तुरंत पैसे मिलेंगे। 1 मिनट के अंदर रेप केस डलेगा, जितने पैसे बोलोगे उतने पे टेकेगा। और विकास नाम का एक लड़का, आप गूगल करिए, हवाई जहाज में जा रहा था। बाई एयर आप सबने ट्रैवल किया है, बिजनेस क्लास में आप सबको पता है काफी लेग स्पेस होता है। वहां दंगल फिल्म की हीरोइन भी बैठी हुई थी। हवाई जहाज में जितने क्रू मेंबर्स होते हैं और एक को पैसेंजर्स होते हैं, 2 लोग होते हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, और जो क्रू वाले हैं। जो क्रू वाले हैं उन्हें भी नहीं पता, और जो पैसेंजर्स हैं उन्हें भी नहीं पता कि विकास ने मोलेस्टेशन कर दिया। अच्छा। लड़की का मोलेस्टेशन हो गया फ्लाइट के दौरान। अब इतने लंबे पैर थे विकास के, बिजनेस क्लास में इतनी, पहले मैंने इसीलिए आपको बताया कि वो दोनों बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, कि वो मोलेस्टेशन करता रहा। और दूसरी बात, वो एंजॉय करती रही पूरे सफर में एंजॉय करती रही, आवाज नहीं उठाई। मतलब अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होगा, सैंडल उठाएगी, चीखेगी नहीं, बिल्कुल, वो तुरंत अलार्म नहीं करेगा। अगर वो ऐसी जगह पे है, वो अब अलार्म नहीं उठाएगी, अब बोलेगी नहीं कुछ भी, शांति से वो। अब जब वो उतर जाती है मोहतरमा, क्योंकि वो दंगल की हीरोइन है, तो उतर के उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। विकास सचदेवा शायद उसका पूरा नाम है, उसे मुंबई पुलिस इतनी सुपर एक्टिव है, तुरंत गई घर से गिरफ्तार, घर से उठा के ले आई हैंड कफ करके। एक कसाब का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाते, उसे हैंड कफ करके लेके आए थे। कितना बड़ा धूर्त, दरिंदा, खूनी, रेपिस्ट था। और वो मोलेस्टेशन पे वो तो उधर बैठे बैठे उसने मोलेस्टेशन कर दिया, और जिसके बारे में किसी को नहीं पता जहाज में। अब बताइए, आप बोलेंगे कि जज साहब को नहीं दिखता? अगर हमारे आपको ये बात समझ आ रही है कि वो कैसे हुआ होगा, आखिरकार कोई चीज, कोई टेक्निकलिटीज में भी तो जाएंगे, तो क्या जज साहब को नहीं पता? अभी भी केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हाँ, 8-9 साल हो गए, अभी भी केस चल रहा है। बहुत मतलब सीरियस। उनका बच्चा था जिस स्कूल में पढ़ता था, उसको उनकी सोसाइटी में इतना कुछ उनके साथ बुरा हुआ, उसके बच्चे के साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते।
अरे जस्टिस गोगोई नहीं बोल पाए तो ये क्या बोलेगा? जस्टिस गोगोई पे मीटू एलिगेशन जब लगाए लड़की ने, तो मैंने तो इंडिया गेट में प्रोटेस्ट किया। 150 कैमरा आए थे इस प्रोटेस्ट को देखने के लिए। पता नहीं मीडिया वाले बहुत इंटरेस्टेड थे जस्टिस गोगोई में। तो जब मैंने बताया कि हम ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हो इंडिया गेट पे, तो 150 कैमरा लगे थे। हालांकि मैं बड़ी हैरान थी कि मैं तो वही बरखत रहन हूँ, 150 लोगों को आने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या आन पड़ गई, क्या हो गया? वैसा नहीं है। वैसे तो आते नहीं ये लोग, हम तो चीख चीख के बोलते, वैसे नहीं आते। तो उन्होंने, मेरे 3 सवाल थे। अगर जस्टिस गोगोई नहीं बच पाए इस कानून से और इस व्यवस्था से, तो आम पुरुषों का क्या हाल होता होगा? अगर जस्टिस गोगोई ने मीडिया मैनेज कर लिया, 17 दिन में क्लीन चिट मिल गई, तो मेरे भाइयों को 17 सालों में भी क्यों नहीं मिलती? अगर जस्टिस गोगोई सच बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उस महिला को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये आग लगा दी थी 3 सवालों ने, आग लगा दी थी। लेकिन जस्टिस गोगोई ने भी आज तक खुल के बात नहीं करी इसके ऊपर। जस्टिस गांगुली, आप सब जानते हैं, उन्होंने भी आज तक कोई बात नहीं रखी। तो ये जो लोग हैं ये कभी बोलते भी नहीं है। ऐसे चलेंगी तो आप ये सोचो, जैसे बोला जाता है कि विमेन्स भी आगे बढ़े, विमेन भी आगे बढ़े अपने मतलब करियर में, तो आगे जाके लोग डरेंगे नहीं उनको हायर करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए कंपनी में, कि कल को कहो हम पे इल्जाम ना लग जाए। ये तो ऑलरेडी है, लेकिन अभी अपने पूरी बात सुनी नहीं थी। जस्टिस साहब ने, गोगोई बड़ा नाम है, इन्होंने दूसरे तीसरे दिन ये लिख के भेजा था, ये आया था, रिप्लेस फीमेल स्टाफर्स बाय मेल स्टाफर्स। अच्छा, रिप्लेस फीमेल स्टाफर्स बाय मेल स्टाफर्स, कितनी बड़ी बात है। मतलब जब तुम भुक्तभोगी तो रिप्लेस कर दे, और जब मेरा आम भाई भुक्तभोगी तो तू ही ने किया, तू ही दरिंदा है, तू नहीं किया सब, तब तू ही गलत है। तो ऐसे कैसे आएगा बदलाव? और रही बात जो आप पूछ रहे थे कि बहुत सारे मेरे मालिकों से भी, कंपनी के मालिकों से भी बात होती है, अक्सर वो बोलते हैं कि हमें तो बहुत डर लगता है। बॉलीवुड के बहुत सारे लोग आए हैं मेरे पास अभी रिसेंटली, बॉलीवुड से, कि यार ये लड़की अच्छा वाला काम कर रही थी, इसको निकाला जैसे इसने डाल दिया रेप, अब क्या करें? ये तो अच्छा वाला, ये मीडिया संस्थान में बड़े बड़े नाम हैं। अब मैं कितने नाम आपको बताऊं, मीडिया संस्थान के बड़े बड़े नाम हैं, जिन्होंने जैसे ही महिला की जो कंप्लेंट करी, उनके ऊपर आया कि ये तो मुझे, मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा था इस संस्थान में, तो इतने दिनों से ये बंदा कर रहा था। ये सब जगह हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, सब जानते हैं। बंद कमरों में ये बातें मेरे साथ अक्सर होती हैं। तो किस किस का नाम बताऊं आपको? लिस्ट इतनी बड़ी है कि शायद महीने भर तक भी नाम खत्म ना होंगे, इतने नाम हैं मेरे जहन में। लेकिन करा तो क्या करा जाए, ये बेजुबान है। इन मर्दों के मुंह में जबान डालने के लिए इनको बहुत ज्यादा यूनाइट होना पड़ेगा कि बंद कमरों की आवाज बाहर चली जाए। गडकरी सर बहुत सपोर्ट करते हैं, अक्सर मेरी मुलाकात गडकरी सर के साथ हुई है। यहाँ तक कि मैंने कॉन्क्लेव्स में भी गडकरी सर से ये सवाल उठाए हैं। यहाँ तक कि जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के बाद दोबारा से दूसरे मिनिस्टर बनने वाले थे, तब मैंने उनको एक कॉन्क्लेव में ये भी बोला था कि सर आपको कानून मंत्री बनाना चाहिए। आपने ये इसमें तो बिल्कुल रोडवेज में तो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट मंत्री बन के तो बिल्कुल आपने हाईवे बढ़िया बना दिया, सारा सिस्टम बहुत अच्छा बना दिया, देश को आप पे गर्व है, देश को नहीं हर इंसान को आपके बारे में। यहाँ तक कि कांग्रेस आपकी बहुत बड़ाइयाँ करती है, मैं तो कांग्रेस वालों से भी मिलने जाती हूँ, वो आपकी बहुत बड़ाइयाँ करते हैं। तो आपने तो वंडरफुल काम किया, A1 काम किया है गडकरी साहब। लेकिन आप अगर कानून मंत्री बन जाए तो शायद इधर भी कुछ बदलाव आ जाए, सुधार आ जाए, देश को आपके जैसा होनहार मंत्री, कानून मंत्री की ओर देखना चाहिए। तो सर ने बोला था कि आप ऐसी बातें ना करें और जो भी जहाँ पे भी आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपका इशू है, इसको मैं सही जगह पहुँचा दूंगा। काफ़ी सपोर्ट रखते हैं सर, और जब भी मैं उनसे मुलाकात करने गई हूँ, उन्होंने कहा है कि वो इस पूरी मुहिम को सपोर्ट करते हैं और वो ये हमारे साथ हैं। और हम जब अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाते हैं, पिछले साल जब हमने मनाया था तब हमने उन्हें इनवाइट भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनके पीए से हमने पूछा कि सर इस दिन करेंगे, तो उन्होंने बोला कि उस दिन सर नहीं है। मैंने कहा हम सर के लिए डेट भी बदल देंगे,
नितिन गडकरी सर के लिए, क्योंकि सर के से बहुत एक मेरा एक मैं कहूँ कि एक बहुत लगाव है, क्योंकि सर इस मुद्दे को समझते हैं, गडकरी सर, क्योंकि वो भी ग्राउंड पे काम करते हैं, उनको भी बहुत लोगों से मुलाकात करनी होती है और उन्हें काम कराने के तरीके पता हैं। तो बहुत एडमायर करती हूँ मैं नितिन गडकरी सर को। तो सर ने जब ये कहा तो मैंने कहा सर आपके लिए तो डेट बदल देंगे, जबकि मैंने आज तक किसी के लिए डेट नहीं बदली। 19 नवंबर को पुरुष दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो हम भी उसी दिन मनाते हैं। यहाँ तक कि मोदी जी ने फार्म लॉज जब 19 नवंबर को बदले तो मुझे लोगों ने कहा कि हम कार्यक्रम में नहीं आएंगे, तो मैंने कहा मत आओ, कार्यक्रम तो आज ही होगा, कार्यक्रम की डेट नहीं बदल सकते। 19 नवंबर विश्व में मनाया जाता है और भारत में मैं एक इकलौता एक कार्यक्रम है जिसको हम इतने पॉम्प एंड शो से मनाते हैं, जहां हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स को, योगेश्वर दत्त से लेकर के अतुल वासन से लेकर के पीयूष मिश्रा सेलिब्रिटी से लेकर के जस्टिस ढींगरा, अपने जनरल GD बख्शी, RJ रौनक, खुराफाती नितिन, आचार्य प्रशांत, ऐसे बड़े बड़े नाम, जो सुशांत सिंह राजपूत के जो लॉयर थे विकास, उनको, और तमाम लोगों को, नाम बहुत सारे हैं क्योंकि हमने 5 बार मनाया, तो इन सबको हमने आमंत्रित किया। तब भी हमने कहा कि हम 19 को ही मनाते हैं सर, आपके लिए हम डेट बदल देंगे। क्यों? तो फिर डेट बदलने की जब बात करी तो उन्होंने बोला देखते हैं, देखेंगे, आप PA से बात करिए, PS से बात करिए। तो जब मैंने फिर बाद में PS से बात करी थी तो उन्होंने बोला कि नहीं, पार्टी के वजह से उन्हें इलेक्शंस की रैलीज में जाना है, वो नहीं आ पाएंगे। ओके। जब उन्होंने बोला कि नहीं आ पाएंगे तो मेरा थोड़ा सा दिल टूट गया था, लेकिन फिर क्या होता है, फिर भी कार्यक्रम तो नहीं रुकते, कार्यक्रम होते रहते हैं। और कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए थे, योगेश्वर दत्त आए थे उसमें, अवध ओझा आए थे उसमें, अभिजीत अय्यर आए थे, और प्रेसिडेंट को डॉक्टर साहब हैं, कल उन्होंने 4 प्रेसिडेंट हमारे देश के सर्व किए हैं, डॉक्टर साहब का नाम भूल रही हूँ उनको, वो आए थे, और भी तमाम लोग आए थे उस कार्यक्रम में। विवेक नारायण भी हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, ओके। वो भी आए थे उस कार्यक्रम में। ऐसे बहुत सारे लोग आए थे जिनको हमने सम्मानित किया था। अच्छा, ये कार्यक्रम आप सोचेंगे कि ये किस चीज़ का कार्यक्रम है, वो ये कार्यक्रम में हम पुरुषों को जो बहुत एक्सेलेंट काम कर रहे हैं अपने अपने एरियाज में, उनको बुलाते हैं। जैसे हमने अलग अलग कैटेगरीज में से बुलाया था। ओके। तो स्वामी चक्रपाणी को हमने धर्मगुरु कैटेगरी से बुलाया था। ऐसे ही मतलब हर कैटेगरी के पुरुष को बुलाते हैं जो सोसाइटी में एक अच्छा काम कर रहे हैं। जी, मीडिया में से हमने सुरेश चौहान के जी को बुलाया था। ओके। हमने अशोक श्रीवास्तव जी को बुलाया था जो मीडिया कैटेगरी में से है। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में से हम अलग अलग बार अच्छा, जैसे अभी आपने गडकरी जी के बारे में बताया, ठीक है, लेकिन अब एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर आपको लॉ मिनिस्टर बनाया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कितने कानून बदलना चाहेंगे? मैं सारी बायसनेस कानून में खत्म कर दूंगी, सारे कानून जेंडर न्यूट्रल बना दूंगी। वो इसलिए क्योंकि जब हम विदेश जाते हैं हम हर चीज उठा के ले आते हैं। विदेश गए बस ले आए, विदेश गए मेट्रो ले आए, विदेश गए घरों के चीज़ों की पॉलिसीज, कई पॉलिसीज बदल दी। जो हम वहाँ देख के आए, सड़कें हाँ ऐसी बनेंगी, हाईवेज ऐसी बनेंगी, बढ़िया ऐसी बनाएंगे, हम कंक्रीट यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे, डिफरेंट चीज़ों में हमने अपने देश में उसको अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें बाहर विदेशों की अच्छी थी। आप कई बार हाईवेज के जब हम वीडियोस देखते हैं ऐसा लगता है बाहर, क्योंकि मैं अक्सर बाहर ट्रैवल करती रहती, US, यूरोप, अभी मैं हाल में यूरोप भी गई थी, तो मैं देखती रहती हूँ सारी चीज़ें। तो वो देखते हैं कि वहाँ से हमारे भारतीय नेता जब जाते तो यहाँ पे लेके आते हैं। तो जेंडर न्यूट्रल लॉज तो सारे दुनिया में है, तो हमारे देश में अभी तक क्यों नहीं आए? तो मैं चाहती हूँ कि मेरे देश में सब एक प्लेटफॉर्म पे रहे। जो UCC की बात हम करते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी UCC की बात करते हैं, तो क्या जो पत्नी के लिए कानून है वो पति के लिए है? नहीं। अगर पति के लिए होता तो अतुल मरता ना, अतुल आज आपके साथ होता। और अतुल जैसे लाखों लोग मर रहे हैं, हर रोज 100 लड़के मरते हैं, तो ऐसे 100 लड़के ना मरते अगर पति के लिए भी कोई कानून होता तो। तो सबसे पहले समानता। दूसरी बात, मैं अगर कानून मंत्री बन गई तो ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन है और हमने ये वाइफ को पूरी एक वो दे रखी छूट कि डाल यार, डाल जितने मर्जी केस डाल। 9 तो अतुल के ऊपर ही थे, 9, 10, 12 जितने डालने डाल। मल्टीपल केसेस झेलने के लिए हम तैयार हैं। लड़के बहुत मजबूत होते हैं, सब कुछ सहते रहते हैं,
बहुत मजबूत होते हैं, मर्द को बहुत दर्द होता है, सहता रहता है, वो लड़ लेगा। लेकिन एक दिन कर दो ना, वन कोर्ट, वन नेशन, वन कोर्ट, हम्म, मल्टीपल केसेस को एक जगह कर दो ना, एक जगह कर दो, उसका ट्रैवल टाइम बचाओ, उसकी ऑनलाइन करवाओ ना। हम्म, क्यों ट्रैवल करना है उसने? आप इतनी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो खुद इतने टेक savvy हैं, सही बात। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस वीसी क्यों नहीं हो सकती? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराइए। सबको बच्चों को मिलने का हक है। क्या माँ अकेले बच्चा पैदा करती है क्या? तो पिता का उतना ही योगदान होता है बच्चे को पैदा करने के लिए। अगर माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है तो पूरा जीवन पिता उसको अपने मस्तिष्क में रखता है। तो उन दोनों के मिलन से एक बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे का दोनों का हक है। इसलिए मैं शेयर्ड पेरेंटिंग को बहुत सपोर्ट करती हूँ कि ठीक है, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है, पहली बात तो मैं ये कहती हूँ कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते तो विवाह के बंधन में ना बंधो। पहले सोचो समझो, विवाह सिर्फ सेक्स करने के लिए नहीं होता, या दो लोगों का मिलन नहीं है, दो परिवारों का मिलन है। अब आपने जब दो परिवारों का मिलन है तो कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, ये सब हमारी धरोहर है। तो इसके रहते हुए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, तब विवाह के बंधन में बंधो। दूसरा, आपने विवाह कर लिया तो कंपैटिबिलिटी बनाओ उसके साथ, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम एक दूसरे का साथ दो। बहुत ही खूबसूरत देश है भारत, मैंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं दूसरे देशों में, कोई एक दूसरे से प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, मटीरियलिस्टिक। वही चीज़ें हमारे इधर भी आ गई हैं, हम भी बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। हम हर एक रिलेशनशिप में पैसा 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 वो ढूंढ रहे हैं। तो ये चीज़ें खत्म करिए और एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए। और अगर आपके बीच में एक बच्चा है तो तोड़ फोड़ ना करिए, पुलिस स्टेशन ना जाइए, कोर्ट कचहरी ना जाइए, तोड़ फोड़ ना करिए। उस बच्चे के लिए आपने सैक्रिफाइस करिए, रहिए साथ। फिर भी नहीं रहा जा रहा, ठीक है, नहीं रहा जा रहा तो म्यूचुअल डाइवोर्स कर लो यार। क्यों छीछा लेदर करना है? क्यों फॉल्स एलिगेशंस डालने हैं माँ पे, बाप पे, भाई पे, बहन पे, कनाडा रहने वाली बहन के ऊपर? जी, ये मेरा बड़ा ही मेरे साथ अत्याचार करती थी, इसको भी गिरफ्तार करो, ये बड़ी, इतने तो मुझे मारा पीटा, डोमेस्टिक वायलेंस करी है, ये वो। कनाडा से वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रही थी। अब पता है FIR में 2-2 महीनों के नाम, बच्चों के नाम है। अच्छा, वो भी वायलेंस कर लेते हैं, 2 महीने के बच्चे, 2 जो महीने खुद का हाथ नहीं हिला पाते, उनके नाम में, कुत्तों के नाम में है FIR में। अच्छा, वो क्या नाम बोलते, उसकी वाइफ ने, सोमनाथ भारती की वाइफ ने तो डाला था, कुत्तों से कटवाते थे ना प्राइवेट पार्ट्स में, हो उन्होंने तो ये डाला था FIR में। तो मतलब बातें बिल्कुल तो बहुत ओपन है, हैं। कुछ भी बोल कुछ दो, भी, अरे लिखवा दो बस। एक महिला ने बोला था कि मैंने सपने में देखा कि ये लड़का मेरा रेप करने वाला है। वो पहुंच गई थी पुलिस स्टेशन, सपने में देखा था कि लड़का मेरा रेप कर देगा। एक महिला ने एक फौजी को थप्पड़ पे थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ पे हमने बहुत है उसके ऊपर हमने आवाज उठाई, कैसे तुमने फौजी का थप्पड़ मार दिया? बेचारा 24 घंटे देश की सुरक्षा में लगा हुआ है, फौजियों का कितना सेंटिमेंट है देश के साथ, तुमने इसको मारा? तो कह रही मेरे को ख्याल आया था कि मेरे को रेप कर देगा, इसलिए मैंने मार दिया। सिर्फ ख्याल आया। हाँ, ख्याल आया, ये मुझे लगा कि मेरे लिए रेप, ख्याल मतलब लगा, उसे लगा तो आपको क्या लगेगा? हमें दो जिम्मेवारी थोड़ी ना ली होती। आपने कानून को कैसे हाथ में रख दिया और फौजी को पीट कैसे दिया? सादत अली जो लखनऊ की रेड लाइट पे लड़का खड़ा था, उसको, वो कैब ड्राइवर है भाई, कैब ड्राइवर कितने कमा लेता है, छोटा मोटा, वो भी लखनऊ की कैब ड्राइवर था, वहां खड़ा 22 थप्पड़ मारती है एक लड़की। अरे भाई क्यों मारा 22 थप्पड़? और वो कह रहा है कि मेरी माँ ने ऐसी तालीम नहीं दी कि मैं वापस थप्पड़ मारूं, तो वापस थप्पड़ मारना मुझे भी आता है, लेकिन मेरी माँ ने ऐसी तालीम नहीं दी। ये सुन के अच्छा लगा मुझे, लेकिन इस पे हैरानगी हुई कि आखिर 22 थप्पड़ मारी है और सारे वीडियो प्रूफ्स भी आ गए। हमने बड़ी आवाज उठाई थी, हमने वहां पे लखनऊ के पुलिस अधिकारियों से बड़े बड़े बात करी, ईमेल्स लिखी, तो हमने कहा कि भाई ये तो बड़ा गलत, इस लड़की के ऊपर तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए लड़की की, तो पता नहीं कितना कुछ कूट देगी, आगे क्या क्या करेगी, इसका मनोबल तो बहुत बढ़ जाएगा।
क्योंकि सारे वीडियो प्रूफ्स आ गए थे। पहले तो उसने उसको बना दिया तो खूब पिटा, तो उसको पुलिस ने लॉकअप में डाल दिया था। सादत अली का भाई जब पता करने आया तो उसको भी लॉकअप में डाल दिया। रात को 10,000 रुपए भी ऐंठे थे उनसे। अच्छा। तो हमने कहा कि भाई इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए चीफ वो कमिश्नर साहब से। तो सिर्फ ये हुआ था कि एक एफआईआर दर्ज हुई थी उनके खिलाफ, बड़ी कम धाराओं में हुई थी, और इस लड़के ने आज तक के ऊपर खड़े होकर कहा था मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर इस लड़के को गिरफ्तार न किया गया, क्योंकि मेरी पूरी जो रिस्पेक्ट है, मेरी रेपुटेशन, चाहे कैब ड्राइवर की रेपुटेशन तो सबकी होती सबका है, अपना एक सम्मान। सबका एक अपना सब, मेरा सारा सम्मान खत्म कर दिया, मेरी डिग्निटी खत्म कर दी। तो भी किसकी गिरफ्त, उसने कहा मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया है। आज वो लड़का तो मुझसे दिल्ली मिलने आया था 2 साल पहले, उसको कुछ मदद चाहिए थी, हमने उसकी मदद भी करी थी, और आज वो देश छोड़ के जा चुका है, जा चुका देश छोड़ के। इस वजह से इस यहाँ वजह कुछ से, हो ही नहीं। इस वजह से, क्योंकि वो कैब ड्राइवर था, उसको और कुछ आता नहीं था, इसका लाइसेंस भी उन्होंने रख लिया था। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इतना फोटो वायरल जब हो जाता है सही, तब उस पुरुष को आप काम मिलेगा, आप सोचिए। क्योंकि ये उस समय का फोटो रहता है ना, जब ये हाँ, बताया जाता कि ये guilt, हाँ, ये बाद का फिर रहता नहीं। पुरुष ही तो हमेशा गलत होता है ना, लड़कियां तो कभी गलत नहीं होती। सारी लड़कियां जो सीता है, पुरुष सारे रावण हैं, तो गलती तो हमेशा पुरुष की ही होती है। उतनी देर तक तो मीडिया ने उसे रावण बना दिया, उसको बलात्कारी बना दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया। आप ये सोचिए कि इतनी डर का माहौल है। पीएचडी दुल्हन 12 बजे कॉल आउट कर देती है शादी को, पुलिस बुला लेती है, मीडिया बुला देती है, शादी कॉल आउट। इसने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे और फॉर्च्यूनर मांगी है। मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं आप लोग। 20 लाख रुपए फॉर्च्यूनर। हाँ जी, आ गए, सब आ गए। सुबह सुबह, मतलब इस लड़के को किसी आरजे ने मेरा नंबर दिया था। अब ये रात भर मेरे को कॉल करी जा रहा है। अब रात के 12 बजे से लेके इतने सारे कॉल आए, मैंने सुबह देखा, जब तुरंत उसको कॉल किया कि इतने सारे कॉल किसके आए हुए हैं। तो उतने में वो आरजे का भी मैसेज आया हुआ था, मैं मैंने पढ़ लिया था कि कोई है जो बहुत परेशान है, तुमको कांटेक्ट कर रहा है। मैं तुरंत उसको कॉल किया, तो उसने बोला मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। तो आप ये मत समझ लीजिए कि जो लड़का बोल दे मुझे मैं बेकसूर हूँ मैं मान लेती हूँ। मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं मानती नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन मैं कहती हूँ भाई कैसे है, थोड़ा एविडेंस दो, भेजो जरा, हम समझेंगे, टीम को भेजेंगे, वो लोग समझेंगे, फिर बताते हैं। फिर हमने, अब उतनी सुबह तो मेरे पास, मैंने सोचा कि इसको अर्जेंट बेसिस मैं खुद करती हूँ इस काम को। मैंने खुद देखा, उसने एविडेंस भेजे, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजी, कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स थे उसके पास। उसमें मुझे समझ आ गया कि लड़की झूठ बोल रही है। मैंने फ़ोन किया पुलिस स्टेशन, वहाँ उनको बोला कि सर मैं ये रहा लड़का जिसको आपके पास है, और लड़की ने कंप्लेंट डाली है, और महिला थाने वाली आई थी सुबह, मिस दलाल, वो बोल गई हैं कि माँ बाप को गिरफ्तार करो, लड़के को तुरंत गिरफ्तार करो। मैंने कहा सबसे पहले तो माँ बाप का क्या कसूर है, लड़की लड़के का मामला है, और अगर वो पीएचडी दुल्हन है तो लड़का भी साइंटिस्ट है, केंद्र सरकार में साइंटिस्ट है, कोई रेडी नहीं चलाता कि जिसको आप दबा दोगे इतना। भाई बेचारे गरीब आदमी की तो कोई सुनवाई है नहीं, तो कूट डालते तुम अभी तक। लेकिन ये साइंटिस्ट है केंद्र सरकार में, और मैं आ रही हूँ आपके पास, ईंट से ईंट बजा दूंगी अगर इसकी गिरफ्तारी माँ बाप की करी तो। लेकिन इतना देर में इसके सारे समाचार पत्रों में इसका फोटो वायरल, ये तो सबसे बड़ा दहेज लोभी बन गया। जब मैंने उनको पुलिस स्टेशन में, उनको मैंने भी प्रूफ्स भेजे और इसको बोला वीडियो बना, इसके वीडियो मैंने शेयर किए, वहाँ के नेताओं के साथ शेयर किए। मैंने इतना प्रेशर डाल दिया कि गिरफ्तारी रोक दी इसकी, नहीं तो इस लड़के की गिरफ्तारी तो होनी, तो बहुत मीडिया में हाइप क्रिएट हो गई थी। मीडिया में हाइप क्रिएट करने का यही उद्देश्य होता है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, तो गिरफ्तारी रोकी, और उसके बाद दूसरे दिन लड़की ने तो केस वापस ले लिया। अगर वो इतनी सच थी तो केस भी वापस ले लिया, क्यों ले लिया, क्या हो गया था? इससे पता चलता है दूध का दूध पानी का पानी, कि फर्जी केस डाला था इस लड़के को परेशान करने के लिए। लड़का बच गया, मैं तो कहूँगी बच गया, पहले बच गया। लेकिन जब मैंने उसने मुझे धन्यवाद देने के लिए कॉल किया, तो मैंने उससे बोला, उसने बोला कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने बोला धन्यवाद नहीं करना, परजरी का केस डाल तुरंत, परजरी, तूने जो कहा मैंने तुरंत किया, उतने ही तुरंत तू परजरी का केस डाल।
क्योंकि अक्सर आपको जो लॉयर्स मिलेंगे ना वो कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, लड़कों के पास पर्जरी डालने की है तो डाल सकते हैं, डालते क्यों नहीं लड़के भाई? अरे भाई लड़का तो थक टूट जाता है एक बार जेल और कानून और ये सब देख देख के, पुलिस कचहरी देख करके एक ही बार इतना कानून में टूट जाता है, मरने की हालत हो जाती है, बैंक खाली हो जाते हैं, प्रॉपर्टियां बिक जाती हैं, रेल पटरी पे लेट जाता है। अभी भी रेल पटरी पे लेटे हुए लड़के की कल आप वीडियो देख लीजिएगा, कल डल जाएगी मेरे यूट्यूब पे। रेल पटरी पे एक लड़का लेट गया था और उसने मर गया 2 महीने की शादी के बाद। 2.5 महीने की शादी, वो कल डाल दूंगी मैं उसको, अब मेरे टीम पे गई हुई है एडिटिंग के लिए, वो कल डल जाएगी। तो आप सोचिए, तो अगर इस तरीके से हो रहा है तो कितने लड़के रेल पटरियों पे मरी जा रहे, फैमिलीज भी मरी जा रही, लेकिन हम सुनवाई कहीं नहीं हो फिर रही। केस डाला उसने? तो उसने जब केस डाला, मैंने कहा, बोला नहीं है, नहीं मैडम, मेरे भाई बहन हैं जिनकी शादी होनी और मेरी नौकरी है, मुझे नौकरी करनी है और मैं बड़े गरीब परिवार से हूँ, उन भाई बहनों की शादी होनी, मेरी शादी तो अब कभी नहीं होगी क्योंकि मेरी फोटो तो वायरल हो गई सब जगह, मैं तो दहेज लोभी हूँ, मरते दम तक दहेज लोभी रहूंगा, लेकिन मेरे भाई बहन की शादी होनी है। ऐसे ही जब मैं आपको रिपब्लिक के वो जो बता रही थी ना केस, जब मैंने उनके माँ बाप को बोला था, उनके पिताजी से मेरी बात हो रही थी और उनकी बहनों से, तो उनके पिताजी के लास्ट वर्ड्स थे, करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बेटा करें क्या, ये बहनों की शादी करनी है तो वो शादी में बड़ी दिक्कत आएगी, हम छोटी जगह से बिलोंग करते हैं, कनपुर देहात, तो कैसे होगा फिर। जोमेटो वाले लड़के की बात बताते हूँ, जिसमें जो जोमेटो वाला केस चल रहा था, आपको याद होगा, वही जो लड़की थी जिसने नाक फोड़ ली थी, बहुत वायरल हुआ था वीडियो, जिसने नाक फोड़ ली थी, तो नाक फोड़ने के बाद उस लड़की ने कहा कि इसने मुझे मार दिया, ये हो दिया। फिर आपको पता है सोनाक्षी सिन्हा और तमाम पता नहीं अरबाज खान और कौन कौन से, ये सलमान खान का भाई और कौन कौन से सेलिब्रिटीज कूदे थे। पहले तो सबने लड़की के लिए कहा था, दूसरे सभी लोगों ने कि बड़ा गलत हो गया, बड़ा गलत हो गया। मेरे पास भी वीडियो आया था, तो मैंने उस वीडियो का एनालिसिस करके, इससे जोमेटो वाले लड़के से बातचीत करके, मेरा तो ये वर्जन आया था कि सब फर्जी है, सब झूठ है, ये फिर एक ये इंस्टाग्राम पे और फॉलोअर्स बढ़ाने की एक निंजा टेक्निक है। जैसे ही मैंने ये लिखा तो मुझे बहुत सारे कॉल, 10-20 कॉल आ गए उसी दिन। अरे यार तुम ऐसे मत करो यार, सारे पुरुष ठीक नहीं होते हैं, इसने गलत किया है, जोमेटो वाले लड़के का साथ मत दो, ये गलत है, तुम ये वीडियो डिलीट करो, ये सब ट्वीट डिलीट करो। मैंने कहा नहीं, डिलीट विलीट तो कुछ नहीं होगा, मैंने बात करी और मेरा एनालिसिस इतना गलत होता तो नहीं है और मैं डिलीट नहीं करूंगी, और मैंने उससे बात करी है लड़के से और दूसरा पक्ष समझा है, आपको भी समझ आ जाएगा जल्द, 2 दिन के अंदर। सोनाक्षी सिन्हा ने माफ़ी मांगी थी कि मैंने वो गलत लिखा था और मैं इस लड़के के साथ हूँ, ये वो आ गया था, और भी बड़े सारे सेलिब्रिटीज़ आ गए थे। तो जब सेलिब्रिटीज़ कूद मार जाते हैं ना, कूदते हैं, तो थोड़ा वायरल हो जाता है मामला। ज़ोमैटो ने कहा था कि हमने इसे निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि ज़ोमैटो पे भी बड़ा प्रेशर आ गया था, हम इसको 50% पैसे देंगे, अच्छा। रखा हुआ था। लेकिन ज़ोमैटो वाला लड़का कितना कमाता होगा जब आप 50% दे दोगे तो। बेंगलुरु का ही ये भी लड़का था, इसके परिवार में अकेला कमाने वाला था, इसके बाप पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, बहन इसकी पीएचडी कर रहे थे। आप सोचिए कि कितना पढ़ा लिखा परिवार था, माँ जो है वो घर में है, तो 3 लोगों की देखभाल करनी है, ये सारी स्थिति मेरे को पता थी। तो इसका आपको अभी बताती हूँ, बीच में मैं तो इनके सब लड़कों के टच में हूँ, आज भी टच में हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा क्या हुआ भाई, बड़े दिन हो गए, खैर खैर, वे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता रहता है। तो मैंने कहा और क्या चल रहा है भाई, केस में क्या चल रहा है ये बता, तू दिल्ली कब आ रहा है ये बता। तो बोलता है केस तो वापस ले लिया मैडम। मैंने कहा मैंने तुम्हें इतने घंटों समझाया था कि लड़ना है, हमने लड़ना है, फाइट बैक फाइट बैक फाइट बैक, उसने केस वापस ले लिया। बहुत प्रेशर था मैडम, लॉयर की तरफ से, सब तरफ से प्रेशर था, केस वापस ले लिया। इस वजह से दम तोड़ जाते हैं। और जो डेटा की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए डेटा है हमारे देश में। मुझे याद है, मुझे एक बार राज्यसभा टीवी पे डिस्कशन के लिए बुलाया था जेंडर स्टडीज पे, तो मैंने कहा था कि आपके पास डेटा तो है ही नहीं। जब पुरुषों के लिए आपके पास कोई डेटा ही नहीं है तो आप बातचीत क्या करोगे, आपके पास महिलाओं का डेटा है। ऐसे इन्होंने पुरुषों के लिए कहीं पे भी इनके पास डेटा नहीं कलेक्ट करते। जो मैं बार बार मेंस कमीशन की बात कर रही हूँ, तो मेंस कमीशन में यही सब काम होंगे, पॉलिसीज बनेंगी, डेटा इकट्ठा होगा पुरुषों के लिए, उनकी वेलबींग की, वेलफेयर की मतलब बातें चीजें समझ में आएंगी फैक्ट्स के तौर से कि क्या चल हाँ, रहा है, क्या नहीं चल रहा क्या है, नहीं रियल चल रहा ग्राउंड लेवल पे जी क्या हो रहा है। जी। तो इन्हीं वजहों से एक पुरुष
आयोग का गठन जब सरकार करेगी। अब ये बताइए, इतने मेंटल डिसऑर्डर, इतना ज़्यादा परेशानियों में से, मेंटल ट्रॉमा में से गुजर रहा था। अभी हम अतुल की बात करें, मेंटल ट्रॉमा नॉट डिसऑर्डर, मेंटल ट्रॉमा, इतनी ज़्यादा परेशानियों में गुजर रहा था। कोर्ट डेट जाना है। आखिर आपको वो लगता है कि प्राइवेट कंपनी में काम करना इतना आसान है? एआई इंजीनियर, कितना बड़ा काम करना होता है। कंपनी संभालनी है, माता पिता को भी देखना है, बच्चा बीवी सब कुछ देखते हुए, आपको काम करते हुए, आपको कोर्ट डेट्स पे भी अटेंड करने जाना है, सब कुछ करते हुए आप इतने मेंटल ट्रॉमा में होते हो। एक तो पुरुषों के ऊपर ना बहुत प्रेशर होता है। किसका प्रेशर? बॉस का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, गर्लफ्रेंड का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, गर्लफ्रेंड का, बीवी का, इतने सारे प्रेशर्स में कोई काम कर रहा होता है। उसमें इतने मल्टीपल प्रेशर में से मल्टीपल केसेस हैंडल करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो एक तो स्पीडी ट्रायल नहीं होता, उसकी वजह से सिस्टम पूरा जो है ओवरऑल इसकी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। ये तो मैंने अक्सर आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पर अतुल जैसे लोग जो मेंटल ट्रॉमा में गुजर रहे होते हैं, इनकी काउंसलिंग क्यों नहीं करते? एक हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं देते? काउंसलिंग करो ना। अच्छा चलिए, इनकी तो काउंसलिंग करिए। जो लोग फर्जी केस में फंस गए, कोर्ट को भी पता है कि ये एक फर्जी केस था, कोर्ट को पता है, उनको रिहैबिलिटेट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके बारे में आप कुछ बात ही नहीं, आप कंस्ट्रक्टिव कोई बात ही नहीं कर रहे। यहाँ तक कि मेरे पास एक बहुत अच्छा साउंड प्रूफ प्लान है कि रेप कैसे रोके जा सकते हैं, उसकी भी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं। जिस दिन सुनवाई करने के लिए तैयार होंगे, उस दिन मैं जरूर बताना चाहूंगी कि किस तरीके से। तो जब आप बोल रहे थे ना मुझे कि कानून मंत्री, पहली बात तो मुझे अपने जीवन में ऐसा कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि जिस मुद्दे पे मैं काम कर रही हूँ, इस मुद्दे पे कोई बातचीत नहीं करना चाहता। ये मुद्दा एक उनका है जो कि बैरन लैंड पे, पुरुषों का, मेन की बात कोई नहीं करना चाहता। अक्सर मैं मेन की बात करती हूँ, लेकिन कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि पुरुष जो है ना, थर्ड क्लास जेंडर, फोर्थ क्लास जेंडर, इनकी कोई सुनवाई कहीं नहीं है। आज कितने बड़े बड़े लोग इसको झेलते रहे, वो नहीं बोल पाए, तो आम आदमी ने क्या बोलना है। लेकिन हाँ, मेल वोट बैंक इकट्ठा करूंगी जरूर, और इस मरते दम तक इस मुहिम को काम करूंगी। और आपको पता ही है, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पहले बनाई थी, और एक मैंने अभी एक और मूवी बनाई है जिसकी शॉर्ट फिल्म है, जिसका टीजर आप लोग देख सकते हैं। ये वन साइडेड लव है, ये है फिल्म का नाम। इसका टीजर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे है, और मेरे यूट्यूब बरखा त्रेहन 16 से, मेरा ट्विटर, मेरा इंस्टा, मेरा फेसबुक, सब कुछ बरखा त्रेहन 16 से है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और इसका टीजर देख सकते हैं। इस फिल्म में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किसके ऊपर। एक तो ये ट्रू स्टोरी पे बनी हुई है, दूसरा इस फिल्म में हमने ये दर्शाया है कि कैसे वर्क प्लेस पे फर्जी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस, कार्यस्थल पे फर्जी यौन शोषण के आरोप लड़कों पे लगाए जाते हैं, और पॉश में सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, और इस पुरुष को कंपनी से निकाल दिया जाता है, और ये सुसाइडल हो जाता है, और ये हमें रीच आउट करता है। तो जैसा कि आपने पहले पूछा था क्या बोलना चाहती है, तो सुसाइड इज नेवर अ सोल्यूशन। डोंट ऑप्ट सुसाइड। सुसाइड से कुछ नहीं बदलेगा। आपका अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, इसका पूरा परिवार केसेस लड़ेगा। ये एक सत्य है। पूरा परिवार जो है, एक बेटे को तो खोने का गम झेल रहा है। इस केसेस को परिवार को लड़ना होगा, और वो पता नहीं कितने सालों तक लड़ना होगा। तो कभी भी केसेस नहीं खत्म होते, तो सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन। बेटा तो खो दिया इस परिवार ने, अतुल सुभाष, लेकिन उसका अंश उसको आज भी वापस लाया जा सकता है, और उनके दादा दादी को सौंपा जा सकता है। इस मुहिम पे हम सबको अग्रसर होकर के काम करना होगा। तो ये अभी ये मूवी का टीजर डला है, कुछ ही दिनों में इसकी फिल्म भी डाल दूंगी। 18 मिनट की ये सिर्फ शॉर्ट फिल्म है, आप लोग देखिए, आप लोग इसके बारे में लिखिए, बताइए, आपको मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और मूवीज भी बनानी है, पैसा धेला सब यहीं रह जाएगा, लेकिन ये काम जो है, ये कई माएँ चाहती हैं कि इसके ऊपर सरकार जाग जाए। जो सरकार सो रही, जो डेफ ईयर्स हैं, जो गूंगी बहरी सरकारें जो आती रहती हैं जाती रहती हैं, उन्हें जगाया जाए।
अतुल सुभाष ने एक जागृति कर दी, एक जन चेतना कर दी। इससे इस मुद्दे पे बातचीत होनी तो शुरू हुई है, लेकिन ना अतुल सुभाष पहला था ना आखिरी है। उसके बाद कितने सैकड़ों मर गए। उसके बाद 9 दिसंबर से आज 15 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आने वाले समय में देखते हैं। मेरी YouTube पे आप लोग जाइए, लेटेस्ट वीडियो जो मैंने कल डाली थी उसको देख सकते हैं। वहां बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कैसे निकिता सिंघानिया को फांसी हो ये बोल रहे हैं। कि तो वहीं ये के इमोशन है। वहीं के बच्चे हैं। ये वहीं के बच्चे हैं। समस्तीपुर जब गई थी, और इस वीडियो को मैंने अपलोड किया है, इसलिए अपलोड किया है कि ये दर्शक जो मेरे हैं वो इस चीज को देख सकें। आप भी जरूर देखिए, जाके देखिए उन बच्चों का सेंटिमेंट। वो बच्चों को छोड़िए, वहां के जो मार्केट के लोग थे उन्होंने बंद किया था अतुल के लिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने अतुल के परिवार के लिए, कि बहुत ही सीधा साधारण परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है। विकास मोदी जो उनके भाई हैं, वो दिल्ली में ही रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा काम कंपोज्ड, पूरा परिवार बहुत ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। और मैं तो चाहूँगी कि मुझे जल्द एक मुलाकात करने को मिले राहुल गांधी जी से, कांग्रेस के नेता। क्योंकि अतुल सुभाष के बाद, मरने के बाद, कांग्रेस, कर्नाटका कांग्रेस से कुछ ट्वीट्स आए हैं जिनमें उन्होंने लिखा है कि क्या समय आ गया है नेशनल कमीशन फॉर मेन बनाने का। तो मैं चाहूंगी मैं राहुल गांधी जी से मिलूं और उनसे इस पूरी बात पे चर्चा करूं और पुरुषों का दर्द उन्हें बता सकूं। क्योंकि उनके ही एक मंत्री को मैं एक बार मिली थी, तो उन्होंने पूछा था कि आप अपने नंबर्स बताइए, हम तो नंबर्स पे काम करते हैं। तो मैंने कहा सर, नंबर्स, मेल वोट बैंक तैयार कर रही हूँ, नंबर्स आप जितने कहेंगे उतने ला देंगे हम, उसकी चिंता न करिए। आखिर 51% पुरुष इस देश में रहते हैं और वो प्रताड़ित हो रहे हैं कहीं ना कहीं। वो बोल नहीं रहे, वो चुप हैं, लेकिन बोलना चाहते हैं। आप उन्हें जबान दे दीजिए, आपको मिलना चाहते हैं। तो शायद राहुल गांधी जी कोई चेंज मेकर हों, या वो एक कुछ लेके आए, या उन्हें पुरुषों का दर्द समझ आए। मेनका गांधी को तो नहीं समझ आया, शायद राहुल गांधी या सोनिया गांधी को समझ आ जाए। तो ये मेरी एक प्रस्ताव है कि जरूर सोचें। आज मैम आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, लोगों को समझ में आया होगा ग्राउंड रियलिटी भी, कि असल में चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। और आई होप कि लोगों को समझ में आया होगा और इससे एक चेंज आए। अतुल ने भी अपनी जान दे ही दी है, तो शायद लोगों के अंदर भी चेतना जागे और कुछ एक अच्छा, मतलब एक अच्छे भारत की ओर बढ़ा जाए, और यही उम्मीद करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, आपने समय निकाला जी, उसके लिए धन्यवाद। मेरे की भी यही मनोकामना है, मेरी यही एक इच्छा है, बहुत प्रबल इच्छा है कि जल्द से जल्द अतुल की जो आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब इस देश में एक बदलाव आएगा और पुरुषों की भी, मेंस राइट्स की भी कहीं बात होगी, क्योंकि मर्द को भी दर्द होता है। जय भारत। जय भारत।